हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बीए प्रोग्राम सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर पोल साइंस का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्राकृतिक विस्तार, विषय क्षेत्र और विधियां। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इस इकाई के दो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट इज यह तुलनात्मक राजनीति के उप क्षेत्र का एक संप्रेक्षित विवरण प्रदान करती है। क्या करती है? तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का उपक्षेत्र संप्रेक्षित विवरण तैयार करती है और इसकी प्राकृतिक विषय क्षेत्र की जांच करती है, और जो इसकी प्राकृतिक है वो विषय क्षेत्र की जांच करती है। सेकेंड इज यह तुलना करने के तर्क प्रदान करती है, और ये तुलना करने के तर्क प्रदान करती है और तुलना करने के कई तरीकों को सामने लाती है, और तुलना करने के कंपेयर करने के कई तरीकों को सामने लाती है। इनकी जांच करने से पहले यह समझना उचित होगा कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, और इनकी जांच करने से पहले क्या समझना होगा कि तुलनात्मक राजनीति है क्या। व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को राजनीतिक विज्ञान की तीन मुख्य उप क्षेत्रों की एक शाखा के रूप में समझा है। राजनीतिक विज्ञान की तीन मुख्य उप क्षेत्रों की एक शाखा के रूप में समझा है। अन्य दो शाखाएं हैं राजनीतिक सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अन्य दो कौन सी है? राजनीतिक सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तुलनात्मक राजनीति को कई तरह से परिभाषित किया गया और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कई तरह से परिभाषित किया गया है। ध्यान देने योग्य कुछ परिभाषाएं इस प्रकार। जीन ब्लॉन्डेल 1999 ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा का संबंध दो या दो से अधिक राजनीतिक प्रणालियों की एक साथ तुलना तथा कार्मिक जांच से है। क्या कहा उन्होंने? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन है वो का संबंध दो या दो से अधिक राजनीतिक प्रणालियों की एक साथ तुलना तथा कार्मिक जांच से है। एक साथ उनकी तुलना करना या उनकी कार्मिक जांच से है। हेरोप और एमसी कार्मिक के लिए तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों में सरकार और राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन से है। और तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों में सरकार और राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन से है, और वह विरोधाभासों और समानताओं को तुलनात्मक राजनीति के बेहतर समझ के लिए शामिल। लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो समानता और विभिन्नताओं को पहचानने से बढ़कर है। मनोरंजन मोहित के अनुसार देशों या समाजों के बीच तुलना केवल उनकी समानता और भिन्नताओं के बारे में ही नहीं बल्कि उनकी आपसी रिश्तों के बारे में भी है। यह दृष्टिकोण दी गई राजनीतिक घटना की समझ को गहरा करने में मदद करता है, और यह दृष्टिकोण क्या कहते हैं? राजनीतिक घटनाओं को राजनीतिक घटनाओं की समझ को गहरा करने में मदद करता है और इसी व्याख्या करने की स्थिति में होने की अनुमति देता है। इसलिए यह महसूस किया जाता है कि यह हमारी समझ गहरा करने में मदद करेगा। इसीलिए क्या समझा जाता है कि यह हमारी समझ को गहरा करने में यानी डीप में समझने में मदद करेगा और राजनीतिक घटनाओं का जवाब देने और समझने के स्तर को व्यापक करेगा, और राजनीतिक घटनाओं का जवाब देने और उनको समझने का जो स्तर है उनको भी व्यापक करेगा। नेक्स्ट इज तुलनात्मक राजनीति की प्राकृतिक और विषय क्षेत्र। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नेचर और उसका विषय क्षेत्र क्या है? यह एक प्रमुख सवाल इसकी परिभाषा से संबंधित है। यह एक प्रमुख सवाल के इसकी डेफिनेशन से ही संबंधित है, डेफिनेशन से रिलेशन करता है। कंपेयर किस चीज को किया जाना चाहिए? एक तरफ अगर दो चीजें पूरी तरह अलग हैं तो तुलना का कोई मतलब नहीं है। अगर दो चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट है तो उनकी भी तुलना करने का कोई प्रॉफिट नहीं है, और दूसरी तरफ दो चीजें अगर सेम है तो उनकी भी तुलना करना उपयोगी ही नहीं है। जब दो चीजें सेम है तो उनकी तो कोई तुलना करना कोई उपयोगी है ही नहीं, यूजफुल नहीं होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अवधारणाओं या इसके संकेतकों के बीच कार्यात्मक तुल्य को निर्दिष्ट करता है, और एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या करते हैं? इनकी अवधारणाओं या इसके संकेतकों के बीच कार्यात्मक तुल्यता को निर्दिष्ट करता है। यह पहलू दो प्रमुख विचारों पर आधारित, और ये जो पहलू है वो प्रमुख दो विचारों पर आधारित है। पहला फर्स्ट इज कि विभिन्न संरचनाएं समान कार्य कर सकती हैं, मतलब एक ही कार्य कर सकती हैं, और सेकेंड इज कि जो संरचनाएं एक ही संरचना डिफरेंट कार्य कर सकती है।
कार्यात्मक तुल्य के पक्ष में तर्क दिया जाता है, और कार्यात्मक तुल्य के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि बजाय संस्थागत समानताओं के देखने के कोई भी राजनीति के भीतर और बाहर विभिन्न संस्थाओं द्वारा निष्पादित भूमिकाओं और कार्यों का विश्लेषण किया जा सकता है। साधारण शब्दों में यह इकाइयों द्वारा निष्पादित कार्य तथा समाज के विभिन्न अंगों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के अध्ययन पर जोर देता है। और किस पर जोर देता है? विभिन्न निभाई जाने वाली भूमिकाओं के अध्ययन पर जोर देता है। यह विचार उन विद्वानों द्वारा तैयार किया गया है जो कार्यात्मकवादियों की श्रेणी में आते हैं। और ये विचार किनके द्वारा? उन विद्वानों के द्वारा तैयार किया गया है जो कार्यात्मकवादियों की श्रेणी में आते हैं। सरल शब्दों में यह कार्य का निष्पादन और समाज के विभिन्न अंगों द्वारा निभाई गई भूमिका को मान्य कर रखती है। और क्या करती है? इजी वर्ड्स में हम ये कहें तो कार्यों का निष्पादन और समाज के विभिन्न अंगों द्वारा निभाई गई भूमिका जो मान्य रखती है। इसमें गैर राजनीतिक संस्था को शामिल किया जा सकता है, और इसमें गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिक्स संस्था को भी इंक्लूड किया जा सकता है। किसी भी संस्था के कार्यों को किसी एक कार्य तक सीमित नहीं किया जा सकता, और किसी भी संस्था के जो कार्य हैं उनको एक ही कार्य तक सीमित नहीं किया जा सकता। जैसे कि सेना का कार्य कुछ राज्यों में सीमाओं की सुरक्षा करने से अधिक या राष्ट्रपति के कार्य दो देशों में अलग अलग हो सकते हैं। या तो जो सेना है वो सीमा की सुरक्षा से ज़्यादा वो और भी कार्य कर सकती है। जो राष्ट्रपति है उसके कार्य दो देशों में अलग अलग हो सकते हैं। एक देश का जो राष्ट्रपति उसके अलग होंगे और दूसरे देश के राष्ट्रपति के अलग होंगे, तो दो देशों में अलग अलग हो सकते हैं राष्ट्रपति के कार्य। और जो सीमा पे जो सेना है उसके भी कुछ राज्यों में सीमाओं की सुरक्षा करने से अधिक हो सकते हैं उसके भी कार्य। नेक्स्ट इज तुलनात्मक राजनीति की प्राकृतिक। अब नेचर क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का? कह रहे मानी उत्तर देना चाहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में क्या तुलना की जा रही है। उत्तर देना क्या चाहते हैं कि राजनीतिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या तुलना की जा रही है, क्या कंपेयर किया जा रहा है। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय प्रणालियां मुख्य मुद्दे हैं जिनकी तुलना विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में की जाती है। जिनकी तुलना विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में की जाती है। हालांकि भी मुद्दे नहीं है कि जिनका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के द्वारा इनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। कह रहे मानी उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण कर सकता है। क्या कर सकता है? तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल व क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण कर सकता है, जैसे भारत के राज्य या क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जैसे संगठनों। फर्स्ट इज वे क्षेत्र जैसे एक से अधिक देशों से मिलकर बने हों, जैसे पश्चिम एशिया। वे क्षेत्र जो कि कई अधिक देशों से मिलकर बने हों, जैसे कि क्या है? पश्चिम एशिया कई देशों से मिलकर बना है। सेकेंड इज साम्राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों जैसे रोमन, ओटोमन, मुगल आदि। अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठनों जैसे सर्क, इरियू, नाए इत्यादि। और फोर्थ इज राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकारों जैसे लोकतांत्रिक बनाम सर्वसत्तावादी। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में एकल तत्वों या घटकों की तुलना भी की जा सकती है। और तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विश्लेषण में एकल तत्वों या घटकों की भी तुलना की जा सकती है, जैसे राजनीतिक व्यवस्थाओं, चुनावी व्यवस्थाओं, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, नीतियां इत्यादि की तुलना की जा सकती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कर सकते हैं, या चुनावी व्यवस्थाओं की कर सकते हैं, या विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की संरचना कर सकते हैं उसमें, या नीतियों इत्यादि की भी तुलना की जा सकती है, उनको भी कंपेयर किया जा सकता है। सामान्य रूप से तुलनात्मक राजनीति विभिन्न समाजों में सक्रिय राजनीतिक प्रणाली की तुलना और विश्लेषण करती है। और सामान्य रूप से क्या करती है? सक्रिय राजनीतिक प्रणाली की तुलना और उसका विश्लेषण करती है। यह राज्यों के भीतर और बाहर की इकाइयों की तुलना करती है। और ये क्या करती है?
राज्यों के इंटरनल और एक्सटर्नल जो इकाइयाँ उनके कंपेयर करती है। इनकी विश्लेषण एवं तुलना पर ध्यान देने के साथ यह विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ प्रक्रियाओं का भी ध्यान रखता है। कहते हैं ये इसकी विश्लेषण करती है और उनकी तुलना पर भी ध्यान देती है, और उसके साथ ही साथ राजनीतिक जो प्रणालियां हैं उनमें राजनीतिक गतिविधियां जो हो रही हैं उसके साथ साथ उनकी जो प्रक्रियाएं उन पर भी ध्यान रखता है। तुलनात्मक राजनीति के विषय में 3 परंपराएं हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विषय में 3 परंपराएं। फर्स्ट इज एक ही प्रकार के देशों के अध्ययन की और प्रवर्त एक ही प्रकार के देशों के अध्ययन के और प्रवर्त। सेकेंड इज कार्य पद्धति यानी मेथोडोलॉजी और विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल। पहली परंपरा क्या है हमारी? फर्स्ट, एकल देशों के अध्ययन की ओर अनुमुख है। एकल देशों के अध्ययन की ओर अनुमुख है। यह अमेरिकी तुलनाकारों के शुरुआती सुझाव का अनुसरण करता है, और यह अमेरिका के जो तुलनात्मककारों के शुरुआती सुझाव का अनुसरण करता है जिन्होंने यूएस के बाहर की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया था। यह परंपरा इस विषय पर एंगो को दर्शाती है और विदेशी देशों का अन्य रूप में अध्ययन करती है। यह परंपरा अक्सर देशी को प्रत्यक्ष रूप में देखती है, बिना वास्तव में तुलना में संलग्न हुए यह किसी एक विषय की विस्तारित विवरण देने तक सीमित है। इस परंपरा की आलोचना के बावजूद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मुख्य योगदान एकल देशों के विस्तारित विवरणात्मक अध्ययन से उभरा है। क्या है? पहली परंपरा क्या है कि ये एकल देशों में जो अध्ययन हो रहे हैं उनकी ओर अनुमुख है और अमेरिकी तुलनाकारों के शुरुआती सुझाव का अनुसरण भी करती है जिन्होंने यूएसए के बाहर जो राजनीतिक प्रणालियां उनके अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया था। और ये परंपरा इस विषय पर एंग्लो सैक्सन प्रभुत्व को दर्शाती है और विदेशी देशों का अन्य रूप से उनका भी अध्ययन करती है। और यह परंपरा अक्सर देशी को पृथक रूप से देखती है, और जो देशी है उनको पृथक रूप से देखती है और बिना वास्तव में तुलना में संलग्न हुए यह किसी एक विषय की विस्तारित विवरण देने तक सीमित है। के बावजूद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मुख्य योगदान एकल देशों के विस्तारित वर्णनात्मक अध्ययन से उभरा है। सेकंड, दूसरी परंपरा क्या है? तुलना के लिए नियम और मानक स्थापित करना चाहती है। क्या करना चाहती है? कंपेयर करने के लिए उनके लिए नियम और मानक स्थापित करना चाहती है और उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनमें तुलनात्मक जानकारी, व्याख्याओं और पूर्वानुमानों का एक बेहतर भंडार बनाया जा सकता है, और उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंपेयर करने की जानकारी को व्याख्या और पूर्वानुमानों का बेहतर तरीके से इसको समझा जा सकता है कि तुलनात्मक विधि विभिन्न घटकों के अनुभाविक रिश्तों को खोजने की विधि है। और इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो कंपैरेटिव है कि विधि है, कंपैरेटिव मेथड है, वो विभिन्न घटकों के अनुभाविक रिश्तों को खोजने की एक विधि है, एक मेथड है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के भीतर की परंपराओं में से एक है। और इस प्रकार क्या है? कंपैरेटिव मेथड क्या है? तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इंटरनल की परंपराओं में से एक है जो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक परंपरा से अलग है। जो कि क्या है? वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक परंपराओं से अलग है। नियमों और मानकों पर ध्यान केंद्रित करके यह परंपरा देशों के समूह के विश्लेषण में शुरुआती बिंदु प्रदान करती है। और ये क्या करती है? नियमों और मानकों पर ध्यान केंद्रित करके यह परंपरा देशों के जो समूह के विश्लेषण के शुरुआती बिंदु पर भी प्रदान करती है। तीसरी परंपरा विश्लेषणात्मक है, और तीसरी परंपरा क्या है हमारी? विश्लेषणात्मक है, और यह विधि के साथ अनुभवजन्य विवरण का संयोजन प्रदान करती है। आजकल के अधिकांश काम जो तुलनात्मक राजनीति में आते हैं, आजकल के जो अधिकांश काम है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आते हैं, वे इसी परंपरा में वर्गीकृत किए जाते हैं। वो इसी प्रक्रम में थर्ड परिक्रम विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में ही वर्गीकृत किए जाते हैं। यह दो से अधिक देशों में राजनीतिक दलों, शासन के प्रकारों, सामाजिक आंदोलनों आदि का तुलनात्मक अध्ययन
इस परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और 2 या 2 से अधिक देशों में राजनीतिक दलों या शासन के प्रकारों या सामाजिक आंदोलन आदि जो हैं वो इसी कंपैरेटिव स्टडी के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसका कार्य मुख्य रूप से देशों और उनके संस्थानों, अभिकर्ताओं और प्रक्रियाओं के बीच अंतर और समानता की पहचान कराने और समझने से संबंधित है और इनकी जो मुख्य कार्य है वो मुख्य रूप है वो देशों और उनके संस्थानों, अभिकर्ताओं और प्रक्रियाओं के बीच अंतर और समानताओं की पहचान करने और समझने से संबंधित है। व्यवस्थित तुलना के तरीकों का इस्तेमाल सामान्य परिघटना के लिए करते हैं और व्यवस्थित तुलना का जो प्रयोग है वो तरीकों का इस्तेमाल सामान्य परिघटना के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति के विषय की विभिन्न स्तरों पर आलोचना की गई है। तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विषय की विभिन्न स्तरों पर आलोचना की गई है। यह यूरो केंद्रित माना जाता है और ये कौन सा माना जाता है? ये यूरो केंद्रित माना जाता है, जिसका अर्थ मॉडल को दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर माना जाता है और जिसका अर्थ के पश्चिमी मॉडल के दुनिया में के बाकी हिस्सों से बेहतर माना जाता है। इस प्रकार का संकोचन अवधारणा किसी विशेष प्रणाली की वर्चस्वकारी प्रकृति की यथास्थिति की ओर ले जाती है। यह आगे स्वयं तथा पक्षपात के संबंध में परिभाषित हो जाती है और ये स्वयं यानी सेल्फ और पक्षपात बेस्ड के संबंध में परिभाषित हो जाती है। पहली परंपरा इसी आलोचना के अधीन है और पहली परंपरा क्या है? इसी आलोचना के अधीन है। यह यहाँ तक तीसरी परंपरा यूरो केंद्र पक्षपात की आलोचना के रूप में है, जहां गैर पश्चिम देशों की तुलना इस तरीके से की जाती है कि पश्चिमी को बेहतर और श्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जाता है और जहां गैर पश्चिम देशों की तुलना इस तरीके से की जाती है कि जो पश्चिमी है देश हैं उनको बेहतर और श्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जाता है, श्रेष्ठ रूप से उनको प्रस्तुत किया जाता है। रियासी नेक्रेडिस 1995 ने अपने प्रसिद्ध निबंध में पारंपरिक दृष्टिकोण की कुछ सीमाओं की पहचान की। क्या क्या उन्होंने अपने कुछ दृष्टिकोण की पहचान की। पहली, इस वास्तव रूप में अतुलनीय कहा गया। पहला, उसको वास्तव रूप में क्या कहा? अतुलनीय कहा गया, जिसका अर्थ है कि संदर्भ के रूप में किसी देश की दी गई संस्थागत संरचना को आधार माना गया है, जिसकी संस्थागत संरचना को आधार माना गया। इस परंपरा पर यह आरोप लगाया गया कि एकल विषय के अध्ययन को एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में पेश किया जा रहा था और एकल विषय अध्ययन को किसने कंपैरेटिव मेथड के रूप में पेश किया जा रहा था। आगे आरोप लगाया गया कि पारंपरिक दृष्टिकोण अधिक वर्णनात्मक अथवा कम विश्लेषणात्मक है। आरोप लगाया कि जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वह अधिक वर्णनात्मक अथवा कम विश्लेषणात्मक है। यह आलोचना इस तथ्य से उपजी है कि ऐतिहासिक और कानूनी उपगमों की अपनी सीमाएं हैं और ये क्या कहा गया कि जो ऐतिहासिक और कानूनी उपगम की अपनी सीमाएं हैं। ऐतिहासिक उपगम कुछ खास संस्थाओं के उद्भव और विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जो ऐतिहासिक उपगम है वो कुछ ही संस्था के उद्भव और विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, फोकस करती हैं सिर्फ कुछ ही उद्भव और विकास पर। कहते हैं विश्लेषणात्मक योजनाओं को विकसित करने की दिशा में, उनको डेवलप करने की दिशा में कोई भी खास प्रयास नहीं रखती। इस प्रकार उस परंपरा का ध्यान उस देश के चुने हुए संस्था की घटनाओं के कार्यक्रम पर सीमित रहता है और संस्था की घटनाओं के कार्यक्रम पर सीमित रहता है। कानूनी उपगम मुख्य रूप से सरकार की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अध्ययन पर केंद्रित है। और जो कानूनी उपगम है वो कुछ मुख्य रूप से सरकार की विभिन्न शाखाओं की जो शक्तियां हैं उन पर ही केंद्रित है। यह उन कारकों का विश्लेषण नहीं करते जो शक्ति के प्रकारों को विशेष
तरीके से आकार प्रदान करते हैं और ये उन कारकों का भी विश्लेषण नहीं करते जो कि शक्ति के प्रकारों को विशेष तरीके से आकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे कोई सामान्य ढांचा प्रदान करने में विफल रहते हैं और वे इस प्रकार के होता है कि वो जो कोई सामान्य ढांचा है उसको प्रदान करने में विफल रहते हैं, जिसका इस्तेमाल तुलना के लिए किया जा सकता है, जिसका हम यूज़ किसके कंपेयर करने के में कर सकते हैं, वे उससे वे विफल रहते हैं। सेकेंड इज मैक्रेटिस परंपरागत उपगम को प्रमुख रूप से संकोचित मानते हैं और उपगम को मुख्य रूप से क्या मानते हैं, वो संकोचित मानते हैं। यह समालोचना पश्चिमी यूरोपीय देशों के संस्थानों पर अत्यधिक ध्यान देने से संबंधित है और ये क्या है, ये यूरोपीय देशों के संस्थानों पर अत्यधिक ध्यान देने से संबंधित है। इस तरह केंद्रीयकरण तुलनात्मक राजनीति के दायरे को काफ़ी हद तक सीमित कर देता है और जो इस तरह का जो केंद्रीयकरण है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो दायरे हैं उनको काफ़ी हद तक सीमित कर देता है और अन्य प्रकार के शासन को कम महत्वपूर्ण बना देता है और जो अन्य प्रकार के शासन है उनको भी कम इम्पोर्टेंट बना देता है। थर्ड इज मैक्रेटिस ने इस उपगम को मूल रूप से तटस्थ कहा है और मैक्रेटिस ने इस उपगम को भी क्या कहा है, मूल रूप से तटस्थ कहा है। इसका अर्थ यह है कि तुलनात्मक राजनीति ने हमेशा बदलते कारकों को नज़रअंदाज किया जो परिवर्तन और विकास की ओर ले जाते हैं और इसका अर्थ क्या है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसने ऑलवेज बदलते जो चेंज होते हुए कारक है उनको इग्नोर किया और जो परिवर्तन जो कि चेंज और डेवलपमेंट था उसकी ओर ले जा सकता था उनको इग्नोर किया है। अतः अंत में उन्होंने इस दृष्टिकोण को मानोग्राफिक कहा और अंत में उन्होंने क्या कहा, एंड में उन्होंने कहा कि जो ये दृष्टिकोण है वो मानोग्राफिक दृष्टिकोण है, जिसका अर्थ क्या है कि अध्ययन किसी दिए गए व्यवस्था के राजनीतिक संस्थानों पर केंद्रित रहा और जिसका अध्ययन क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जो अध्ययन था वो किसी दिए गए व्यवस्था राजनीतिक संस्थानों पर ही केंद्रित रहा और इसका अर्थ क्या हुआ कि तुलनावादियों का ध्यान किसी खास अध्ययनों पर ही रहा और जो तुलनावादी थे उनका जो ध्यान था, उनका जो फोकस था वो किसी खास अध्ययनों पर ही रहा। यह समालोचना उस आलोचना के करीब है और जो ये समालोचना है वो आलोचना के करीब है जो तुलनात्मक राजनीति को केवल वर्णनात्मक अथवा व्यवस्थित नियम की कमी के रूप में देखते हैं और ये समालोचना उस आलोचना के करीब है जो कि तुलनात्मक राजनीति को केवल वर्णनात्मक अथवा नियमन की कमी के रूप में देखते हैं। दूसरा संकट, यूरोप केंद्र को विषय के निर्देशन की प्रकृति से अलग और इसमें आवश्यक अन्य समाजों के शासन प्रकारों सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने की भी है। और दूसरा संकट क्या है कि यूरो केंद्र को विश्व के निर्देशक की प्रकृति, उसका जो नेचर है, से अलग है और इसमें आवश्यक अन्य समाजों के शासन प्रकारों सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने की भी है। तीसरा क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो तीसरा संकट है वो ये है, उसका कारण स्वयं राष्ट्रीय राज्य की अंदरूनी घटनाओं के ध्यान के अभाव से है कि जो अंदरूनी घटना है उनके अध्ययन के अभाव से है। इसे तुलना करने की सामान्य श्रेणी राज्यों का बाहरी कारकों के साथ साथ आंतरिक स्वायत्तत्व आंदोलनों का भी सम्मान करना पड़ता है। उनको आंतरिक स्वायत्तत्व आंदोलनों का भी सम्मान करना पड़ता है और एक खास तरह की समस्या का सामना विश्लेषण के लिए तुलनात्मक विश्लेषकों को भी करना पड़ता है। तुलना के अध्ययन के लिए देशों का चयन के लिए इन पर अक्सर पक्षपात की आलोचना की जाती है और तुलना का अध्ययन करने के लिए देशों का चयन के लिए इनके पर अक्सर बेस्ड की आलोचना की जाती है। एक अन्य समस्या व्यवहारवादी उपगम पर जोर देने से संबंधित है और एक अन्य समस्या क्या है कि व्यवहारवादी उपगम पर जोर देने से संबंधित है। व्यवहारवादी उपगम सामान्य सामाजिक विज्ञान में और विशेषकर तुलनात्मक राजनीति में उपयोग किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में और विशेषकर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उपयोग किया जाता है। सोशल साइंस
में सामान्यत और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में विषय रूप से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके सामाजिक घटनाओं को समझने की प्रवृत्ति से संबंधित है। और किससे संबंधित है? वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके सामाजिक घटनाओं को समझने की प्रवृत्ति से संबंधित है। यहाँ व्यवहारवादियों द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि सामाजिक परिस्थितियों को निरीक्षण, सर्वेक्षण और सामान्यीकरण किया जा सकता है। उनका क्या किया जा सकता है? उनका निरीक्षण, सर्वेक्षण और सामान्यीकरण किया जा सकता है, जिसके लिए वह वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जिसके लिए वो क्या करते हैं? वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नमूने एकत्रित करना, सर्वेक्षण और साक्षात्कार इत्यादि। सामाजिक वास्तविकताओं की व्याख्या करने के लिए सांख्यिकी विश्लेषण आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और सामाजिक वास्तविकताओं की व्याख्या करने के लिए सांख्यिकी विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाता है। इस समस्याओं का उदाहरण गैब्रियल आलमंड और सिडनी बर्बर की कृत नागरिक सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवहारों और 5 देशों के लोकतंत्र के खिलाफ आलोचना की गई है। इस विश्लेषण को यूरो केंद्रित कहा गया है, जैसे कि यह माना गया है कि उदार लोकतंत्र प्रणाली सबसे स्थिर प्रणाली है। यह व्यवहारवादियों द्वारा किया गया तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के मात्रात्मक अध्ययन को बढ़ावा और किसी क्षेत्र विषय की सामाजिक राजनीतिक आयामों की प्रकृति को संदर्भात्मक रूप से समझाने को दरकिनार किया गया। उसको जानबूझकर बताया, मैक्सिको की जो राजनीति है उसको जानबूझकर अमेरिका की उदार लोकतंत्र से बेहतर बताया गया कि वो उससे अमेरिका से बेहतर है। और व्यवहारवादियों द्वारा कहा गया कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो मात्रात्मक अध्ययन को बढ़ावा और किसी क्षेत्र के विषय की सामाजिक राजनीतिक आयामों की प्रकृति को संदर्भ के रूप में समझने को दरकिनार है, जो उससे अलग है। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।